कुछ दास्तानें ऐसी होती हैं जो सिर्फ वक्त नहीं बल्कि इंसानी ज़मीर को भी बदल देती हैं। ये किस्सा है एक अजीम सल्तनत का जिसके बादशाह का अदल दौर दौर तक मशहूर था। शहर के कोने में एक छोटा सा कुचा मकान था जहां कासिम नामी एक 9 साला यतीम बच्चा अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। कासिम के वालिद एक सिपाही थे जो सरहद की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए थे और विरासत में सिर्फ एक छोटा सा जरखीज बाग छोड़ गए थे। वो बाग कासिम के लिए सिर्फ बाग ही नहीं बल्कि उसके वालिद की आखिरी निशानी और उनकी मेहनत का थमर था। इस बाग के अंगूर और अनार पूरे इलाके में अपनी मिठास के लिए मशहूर थे, मगर यही मिठास कासिम के लिए मुसीबत बन गई। बादशाह का ताकतवर वजीर जाफर, जो निहायत लालची और संगदिल इंसान था, उसकी नजर इस बाग पर थी। जाफर चाहता था कि वो इस बाग को गिराकर वहां अपने लिए एक आलीशान आरामगाह तामीर करे। उसने पहले कासिम की दादी को मामूली रकम के एवज बाग बेचने की पेशकश की, मगर बूढ़ी औरत ने साफ इनकार कर दिया। ये जमीन मेरे बेटे की यादगार है, हम भूखे मर जाएंगे मगर उसे नहीं बेचेंगे। दादी का ये जुमला जाफर को आग बगोला कर गया। जाफर ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल शुरू किया और रात के अंधेरे में सरकारी कारंदों के जरिए बाग की दीवारें गिरवा दें। सुबह जब कासिम ने अपने वालिद के लगाए हुए पौधों को पामाल देखा तो उसकी छोटी सी आंखों में आंसू आ गए, मगर इन आंसू में एक इज्म था। दादी, मैं बादशाह के पास जाऊंगा, वो इंसाफ करेंगे, कासिम ने अपनी टूटी हुई लाठी उठाते हुए कहा। दादी ने रोकर कहा, बेटा, बादशाह तक पहुंचना इतना आसान नहीं। वजीर के पहरेदार तुम्हें कुचल देंगे। मगर कासिम के दिल में एक ऐसी हिम्मत थी जो सिर्फ इन लोगों के पास होती है जिनका अल्लाह के सिवा कोई ना हो। वो बच्चा मेलुओं पैदल चलकर शाही महल के बड़े दरवाजे पर पहुंचा, जहां लोहे की वर्दियों में मलबूस कदावर सिपाही पहरा दे रहे थे। मुझे बादशाह से मिलना है, मेरा बाग छीन लिया गया है, कासिम ने सिपाहियों को कहा। सिपाही हंसने लगे। ओए लड़के, बादशाह सलामत बड़े बड़े मुल्कों के फैसले करते हैं, तुम्हारे छोटे से बाग के लिए उनके पास वक्त नहीं है। कासिम वहीं बैठ गया। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। कई घंटे गुजर गए। धूप की शिद्दत से कासिम का चेहरा कमला गया, मगर वो अपनी जगह से न हिला। इत्तेफाक से बादशाह का शिकार से वापसी का वक्त हुआ। शाही सवारी जब करीब पहुंची तो बादशाह ने एक छोटे से बच्चे को रास्ते में बैठे देखा। बादशाह ने हाथ के इशारे से सवारी रखवाई और एक सिपाही से पूछा, ये बच्चा यहां क्यों बैठा है? सिपाही घबरा गए। आली जा, ये एक जद्दी यतीम है, बलावजा शोर मचा रहा है। बादशाह की नफ्सियात बहुत गहरी थी। उसने देखा कि बच्चे के कपड़े फटे हुए हैं। बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? बादशाह ने नरमी से पूछा। कासिम ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा, आली जा, मैं ये पूछने आया हूं कि क्या आपकी सल्तनत में यतीम का माल खाना हलाल हो गया है? ये जुमला किसी तीर की तरह बादशाह के दिल में लगा। बादशाह ने कासिम को अपने साथ रथ पर बैठाया और महल ले गया। ये पहला नफ्सियाती धचका था जो जाफर को लगा। दरबार आम में कासिम ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई। उसने बताया कि कैसे वजीर के आदमियों ने इसकी दादी को डराया और बाग उजाड़ा। वजीर जाफर फौरन खड़ा हुआ और सफाई देने लगा। आली जा, ये बच्चा झूठ बोल रहा है, वो जमीन सरकारी थी और मैंने सिर्फ कानून पर अमल किया है। जाफर ने कुछ जाली दस्तावेजात भी पेश कर दें जिन पर कासिम के वालिद के फर्जी दस्तखत थे। कासिम खामोश रहा। उसके पास कोई कागज नहीं था, सिर्फ उसकी सच्चाई थी। बादशाह ने दोनों को देखा और समझ गया कि मामला कागजात का नहीं बल्कि जमीर का है। ठीक है, अगर ये जमीन सरकारी है तो उसकी मिट्टी भी सरकारी होगी। बादशाह ने एक अजीब हुक्म दिया, कासिम, तुम कल सुबह एक बड़ा टुकड़ा लेकर आना और इस बाग की मिट्टी भरकर
दरबार में लाना। अगर तुम ये कर सके तो मैं फैसला करूंगा। सब हैरान थे कि मिट्टी के टुकड़े का इंसाफ से क्या ताल्लुक। अगली सुबह कासिम एक बड़ा टुकड़ा लेकर पहुंचा जो मिट्टी से भरा हुआ था और उसका वजन बहुत ज्यादा था। बादशाह ने वजीर जाफर से कहा, जाफर, तुम कहते हो ये जमीन तुम्हारी है, जरा ये टुकड़ा उठाकर मेरे पास लाओ। जाफर मुस्कुराया, आली जा, ये तो बहुत मामूली काम है। उसने टोकरा उठाने की कोशिश की मगर वो उसे हिला भी ना सका। मिट्टी बहुत वजनी थी। ये बहुत भारी है, मैं उसे नहीं उठा सकता, जाफर ने हानिपते हुए कहा। बादशाह का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। उसने गरज कर कहा, जाफर, जब तुम मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं उठा सकते तो क़यामत के दिन उस पूरी जमीन का बोझ कैसे उठाओगे जो तुमने इस यतीम से छीनी है। दरबार में सुनाटा छा गया। वजीर के हाथ पांव कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि बादशाह ने उसे मिट्टी के बोझ से उसके गुनाह का बोझ महसूस करवा दिया है। मुझे माफ कर दें आली जा, मुझसे गलती हुई। जाफर कदमों में गिर गया। बादशाह ने कहा, जुल्म की माफी मेरे पास नहीं, इस यतीम के पास है, मगर पहले तुम्हें उसका हक लौटाना होगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि जाफर की जेब से कासिम का बाग दोबारा तामीर किया जाए और वहां पहले से ज्यादा दरख्त लगाए जाएं। उसके अलावा जाफर को उसके अहदे से बरतरफ करके कैद खाने भेज दिया गया। कासिम की आंखों में खुशी के आंसू थे, मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। बादशाह ने कासिम से कहा, बेटा, तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया है कि अदल सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि हक की पहचान से होता है। बादशाह ने कासिम को शाही मदरसे में दाखिल करवाने का हुक्म दिया ताकि वो बड़ा होकर खुद एक आदिल इंसान बने। कई साल गुजर गए। कासिम ने इल्म और हुनर में कमाल हासिल कर लिया, मगर उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो हर हफ्ते अपने इसी बाग में जाता और वहां गरीब बच्चों को मुफ्त फल खिलाता। एक दिन उसे खबर मिली कि साबिक वजीर जाफर जेल में बहुत बीमार है और उसका कोई परेशानी हाल नहीं है। कासिम की नफ्सियात में बदले की आग नहीं थी, बल्कि उसके वालिद की दी हुई वो तरबियत थी जो यतीमी में भी उसका साया बनी रही। वो बेहतरीन फल और खाना लेकर जेल पहुंचा। जाफर ने जब उसे देखा तो शर्म से अपनी आंखें बंद कर लें। तुम यहां मुझे ताना देने आए हो? जाफर ने नहीफ आवाज में पूछा। कासिम ने मुस्कुराकर उसके सामने खाना रखा और कहा, नहीं, मैं आपको यह बताने आया हूं कि इस बाग का फल आज भी मीठा है, क्योंकि उसकी जड़ों में किसी की बद्दुआ नहीं है। बादशाह ने कासिम को अपनी सल्तनत का चीफ काजी मुकर्रर कर दिया। अब कासिम इसी दरबार में बैठता था जहां कभी वो एक फरियादी बनकर आया था। कासिम अब सल्तनत का सबसे मातबर काजी बन चुका था, मगर उसकी सादगी अब भी उसका तरह इम्तियाज थी। वो शाही लबादे के नीचे वही पुराना पैबंद लगा करता पहनता ताकि उसे अपनी औकात और वो कुचा मकान याद रहे। एक दिन दरबारी में एक ऐसा मुकद्दमा आया जिसने पूरी सल्तनत में हलचल मचा दी। एक गरीब बेवा जिसका इकलौता बेटा एक हादसे में जान बहक हो गया था और मुल्जम कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद बादशाह का भांजा शहजादा मुराद था, जो अपनी तंद खुई के लिए बदनाम था। इल्जाम था कि शहजादा मुराद ने सरेआम घोड़ा दौड़ा के दौरान इस बीवा के बेटे को अपने घोड़े तले रोंद डाला और रखने की जहमत भी न की। शाही खानदान के अफराद का ख्याल था कि काजी कासिम, जिसे बादशाह ने खुद इस मकाम पर बैठाया है, वो कभी शहजादे के खिलाफ फैसला नहीं देगा। दरबार लोगों से खचा खच भरा हुआ था। एक तरफ वो मफलूकुल हाल बीवा थी और दूसरी तरफ रेशमी लिबास में मलबूस मगरूर शहजादा। कासिम ने शहजादे की तरफ देखा और निहायत संजीदगी से पूछा, मुराद, क्या तुम पर लगाया गया ये इल्जाम दुरुस्त है? शहजादे ने लापरवाही से जवाब दिया, काजी साहब, वो बच्चा मेरे रास्ते में आ गया था और एक शहजादे का रास्ता रोकना जुर्म है। कासिम की आंखों में वही पुरानी चमक लहराई। उस अदालत में सिर्फ एक ही शहजादा
है और वो है कानून। बीवा ने रोते हुए कहा, काजी साहब, मेरा बेटा मेरा सहारा था, मुझे इंसाफ चाहिए, चाहे वो बादशाह का खून ही क्यों ना हो। कासिम के सामने अब एक नफसियाती दीवार थी। एक तरफ बादशाह का एहसान था और दूसरी तरफ हक का तराजू। बादशाह खुद दरबार के एक गोशे में पर्दे के पीछे बैठा ये सब देख रहा था। वो देखना चाहता था कि उसका चुना हुआ काजी क्या करता है। कासिम ने गवाहों के बयानात सुने और सबूतों का जायजा लिया। ये साबित हो गया कि शहजादा मुराद की गफलत ही इस मौत की वजह थी। कासिम ने अपना कलम उठाया और तारीखी फैसला लिखा, कुसास, खून का बदला खून या भारी देत, जुर्माना। चूंकि कत्ल गैर इरादी था, उसलिए कासिम ने हुक्म दिया कि शहजादा मुराद इस बेवा को अपनी तमाम जायदाद का निस्फ हिस्सा देगा और ताहियात उसकी खिदमत करेगा। अगर शहजादा ऐसा नहीं करता तो उसे वही सजा मिलेगी जो एक आम कातिल को मिलती है। कासिम की आवाज दरबार में गूंजी। पूरे दरबार में सुनाटा छा गया। शहजादा मुराद गुस्से से कांपने लगा। तुम एक यतीम होकर मुझे, एक शहजादे को, खिदमतगार बनाओगे? कासिम ने सुकून से जवाब दिया, मैं यतीम जरूर हूं, मगर मैं उस अल्लाह का नायब हूं जो बादशाहों का भी बादशाह है। बादशाह पर्दे के पीछे से बाहर आया। सबको लगा कि अब कासिम की खैर नहीं, मगर बादशाह ने कासिम के सामने सर झुका दिया। कासिम, आज तुमने साबित कर दिया कि मेरा इंतखाब दुरुस्त था। तुमने मेरे भांजे को नहीं बल्कि मेरे अदल को बचा लिया है। बादशाह ने फख्र से कहा, शहजादा मुराद को जेल भेज दिया गया जब तक कि वो बीवा उसे मुआफ न कर दे। ये इंसाफ की वो जीत थी जिसने अवाम के दिलों में कासिम की मोहब्बत को अब्दी कर दिया। इस फैसले के बाद कासिम की जिंदगी में एक और मोड़ आया। उसने सोचा कि सिर्फ अदालत में बैठकर इंसाफ करना काफी नहीं है। उसने बैतुल यतीम, यतीमों का घर के नाम से एक अजीम इल्शान इदारा कायम किया, जहां बेसहारा बच्चों की नफसियाती तरबियत की जाती। वो अक्सर इन बच्चों से कहता, तुम्हारा कोई बाप नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा वो रब है जो पूरी कायनात को पाल रहा है। कासिम की शहरत अब पूरी सल्तनत में फैल चुकी थी, लेकिन इस सल्तनत का एक अमीर ताजिर खुसरो उससे हसद करने लगा। खुसरो चाहता था कि वो कासिम को किसी तरह बदनाम करके उसको सल्तनत से निकलवा दें। खुसरो ने एक हुसैन वो जमील जासूसा को एक दुखी यतीम लड़की के भेस में बदल दिया। इस लड़की का नाम ज़हरा था, जिसे तरबियत दी गई थी कि वो कासिम को जज्बाती जाल में फंसाकर इससे कोई गलत फैसला करवाए। ज़हरा कासिम के पास आई और रो रो कर अपनी झूठी दास्तान सुनाई कि कैसे उसके चचा ने उसे घर से निकाल दिया है। कासिम ने उसे बैतुल यतीम में जगह दी और उसकी तालीम का इंतजाम किया, मगर वो इस लड़की को भानप गया कि इस लड़की की आंखों में वो दुख नहीं है जो जबान पर है। कासिम ने उसे कुछ न कहा और खामोशी से उस पर नजर रखना शुरू कर दी। वो देखना चाहता था कि उस साजिश के पीछे कौन है। एक रात ज़हरा ने कासिम के कमरे में घुसकर कुछ अहम सरकारी दस्तावेजात चराने की कोशिश की, मगर वो जैसे ही अलमारी तक पहुंची, चिराग जल उठा। कासिम वहीं बैठा किताब पढ़ रहा था। बैठी, कागजात तो यहां हैं, तुम अंधेरे में क्यों ढूंढ रही हो? ज़हरा मंजम्मद हो गई। इसके हाथ से खिंजर गिर गया जो उसने अपनी हिफाजत के लिए रखा था। तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है? कासिम का लहजा सख्त नहीं था, बल्कि उसमें एक हमदर्दी थी। ज़हरा फूट फूट कर रोने लगी और उसने खुसरो के पूरे मंसूबे का इतराफ कर लिया। मुझे माफ कर दें, मैं मजबूर थी। उन्होंने मेरे छोटे भाई को कैद कर रखा है। कासिम ने मुस्कुरा कर कहा, एक यतीम दूसरे यतीम का दुश्मन नहीं हो सकता। तुमने सच बोलकर अपनी निजात का रास्ता खुद खोल लिया है। कासिम ने उस लड़की को सजा देने के बजाय उसे पुनाह दी और खफिया तौर पर अपने सिपाही भेजकर इसके भाई को खुसरो की कैद से छुड़ा लिया। जब खुसरो को पता चला
कि उसकी बेहतरीन जासूसा अब कासिम की वफादार बन चुकी है, तो वो खौफजदा हो गया। कासिम ने साबित कर दिया कि दुश्मन को मारने का बेहतरीन तरीका उसे बदलना है, न कि उसे मिटाना। अब कासिम की उम्र ढल रही थी, मगर उसके चेहरे का नूर बढ़ता जा रहा था। वो अब भी इसी बाग में जाता जहां से इसका सफर शुरू हुआ था। सल्तनत में अब कोई यतीम अकेला नहीं था, क्योंकि पूरा माशरा उनका सरपरस्त बन चुका था। लेकिन कुदरत को अभी एक आखिरी इम्तिहान लेना बाकी था। बादशाह का इंतकाल हो गया और तख्त पर वही शहजादा मुराद बैठा जो कभी कासिम का कैदी था। पूरे शहर में खौफ और हिरास फैल गया। लोगों को लगा कि अब शहजादा मुराद कासिम से अपना पुराना बदला लेगा। शहजादा मुराद ने तख्त नशीन होते ही पहला हुक्म जारी किया, काजी कासिम को जंजीरों में जकड़कर दरबार में लाया जाए। कासिम हथकड़ियों में जकड़ा दरबार में दाखिल हुआ। वही दरबार जहां वो काजी बनकर लोगों के इंसाफ के फैसले करता था, आज वहां वो एक मुजरिम की तरह खड़ा था। शहजादा मुराद ने तख्त से उतरकर कासिम की तरफ कदम बढ़ाए। उसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार थी। कासिम, याद है तुमने मुझे बीवा का खादिम बनाया था, आज मेरा वक्त है। शहजादे ने तलवार लहराई। कासिम ने पुरस्कून आवाज में कहा, मुराद, मैंने तुम्हें खादिम नहीं बनाया था, मैंने तुम्हारे अंदर के बादशाह को जगाया था। अगर तुम आज मुझे मार कर खुश होते हो तो बिस्मिल्लाह, मगर याद रखना कि इंसाफ का तराजू कभी नहीं टूटता। शहजादा मुराद ने तलवार फजा में बुलंद की। दरबार में मौजूद लोगों की सांसें रख गईं, मगर जैसे ही तलवार नीचे आई, उसने कासिम की गर्दन के बजाय इसकी जंजीरों पर जर्ब लगाई। जंजीरें टूट कर गिर गईं और दरबार कासिम के हक में नारों से गूंज उठा। मुराद ने तलवार फेंक दी और कासिम के गले लगकर रोने लगा। काजी साहब, अगर आज आप खौफजदा हो जाते तो मैं समझता कि आपका अदल सिर्फ एक दिखावा था, मगर आपकी हिम्मत ने साबित कर दिया कि सच्चाई मौत से भी ज्यादा ताकतवर है। मुराद ने भराई हुई आवाज में कहा। शहजादा मुराद दरअसल कासिम का इम्तिहान ले रहा था, ताकि ये देख सके कि क्या वो अब भी वही मिट्टी के टोकरे वाला सच्चा बच्चा है या इख्तिदार ने उसे बदल दिया है। मुराद ने कासिम को दोबारा उसके अहदे पर बिहाल किया और ऐलान किया कि अब सल्तनत का हर फैसला कासिम की मेहर के बगैर मुकम्मल नहीं होगा। कासिम ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक इंसाफ का इल्म बुलंद रखा। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके जनाजे में न सिर्फ बादशाह बल्कि वो बीवा, वो यतीम और वो ताइब होने वाले मुजरिम भी शामिल थे जिन्हें कासिम ने बदला था। उसके मजार पर सिर्फ एक जुमला किन्ना किया गया जो लोगों के दिलों पर नक्श था, अदल वो नहीं जो बोझ उठाए, अदल वो है जो रूह को हल्का कर दे। अब ये कहानी अपने एहतिताम को पहुंचती है। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बासानी आप तक पहुंचती रहे।